इन्होंने एजुकेशन को हार्म किया। इनकी एजुकेशन सिस्टम को तुम समाप्त करने लग जाओ। इन टर्म्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क वी आर थर्ड इन दिस वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ मार्च वी वर द फिफ्थ टू रीच द मार्च। अगर आप मूवी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम नंबर 1 पर हैं। भारत का डाइवोर्स रेट 1% है, चाइना का 44% है, अमेरिका का 45% है। क्या 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स कभी भारत में रहा नहीं, और 30 करोड़ भारतीयों पे इन्होंने राज करा। स्वामी विवेकानंद को अगर समझना है तो अपने घर के पास के पेड़ के नीचे 2 रात नीचे सो लो तो तुमको स्वामी विवेकानंद का पता लग जाएगा। तो एक भारतीय संस्कृति पे आघात किया, जिसकी लड़ाई भारत को आज तक लड़नी पड़ रही। ब्रिटिशर्स और तगड़े निकले। इन्होंने एक तो इस पे लड़ाया, हिंदू मुसलमान पे खूब लड़ाया। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजुकेशन को हार्म किया। क्या भारत किस लिए जाना जाता है? एजुकेशन के लिए। इनकी एजुकेशन सिस्टम को तुम समाप्त करने लग जाओ। तो एजुकेशन के लिए क्या करा इन्होंने, संस्कृत स्कूल्स में जो पैसे जाते थे वो बंद कर दिए। इनके पहले के पेपर हैं कि एंटीक्विटी ऑफ हिंदू मेडिसिन। इनके जो स्टार्टिंग के जो पब्लिकेशन थी, आप सोचेंगे अरे तो पार एक्सीलेंट पेपर, मतलब भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन सबकी तारीफ कर रहे हैं। मैकोले के 1835 में मिनट्स आते हैं, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। पूर्णतः वो इन चीजों को थोड़ा, अच्छा इसमें एक पूरा नैरेटिव है। नैरेटिव ये है क्या, तुम खराब हो, अच्छा तुम खराब नहीं हो, सिर्फ हम अच्छे हैं। अच्छा सिर्फ हम अच्छे नहीं है, तुम हमें अपनाओगे तो तुम भी अच्छे हो जाओगे। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये मनुष्य की ये मार्केट फिनोमेना है, कमर्शियलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, मार्केट फिनोमेना है। आप मनुष्य की यूनिकनेस को खत्म करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हर जगह मैकडॉनल्ड्स खड़ा कर दो, ये कह रहे हैं हर जगह सिर्फ पिज्जा और बर्गर ले आओ। अरे भैया, बिहार का लिट्टी चोखा अगर बिहार में खत्म हो जाएगा, अगर गुजरात का ढोकला समाप्त हो जाएगा गुजरात से, अगर हरियाणा का घी और दूध समाप्त हो जाएगा, अगर राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खत्म हो जाएगा, सबको तुम बर्गर ही खिलाने लग जाओगे, तो बिहार क्या रहेगा, हरियाणा क्या रहेगा, राजस्थान क्या रहेगा। अपनाओ सब कुछ, लेकिन भारतीय फॉर्म में अपनाओ जी। अगर ये यूनिकनेस ही हम हमारे राष्ट्र की अगर समाप्ति की ओर ले आएंगे तो विषय समाप्त हो जाएंगे। आज के भारत की आप जब बात करते हैं कि आज भारत कहां, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इन टर्म्स ऑफ लैंड we are 7th in the world. In terms of cultivating land, we are 2nd. We are the largest producers of milk and jute. We are the 2nd largest producer of rice and wheat. We are the 3rd largest producers of orange and saffron. We are the 4th most powerful army in this world. In terms of the road network, we are 2nd in the world. In terms of the railway network, we are 3rd in this world. In terms of the space missions, we are the 4th to reach to the moon. In terms of Mars, we were the 5th to reach to the Mars, and we were the first to reach to the Mars in its maiden attempt. हम पहले हैं जो पहले अटेम्प्ट में पहुंच गए। अगर आप देखते हैं क्या 10% भारतीय आज अंग्रेजी बोलता है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अगर आप मूवी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम नंबर 1 पर हैं। अगर आप बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात करते हैं तो हम 6th पोजीशन पे हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप बात करते हैं तो हम पार एक्सीलेंट खड़े हैं दुनिया के स्टैंडर्ड पे। डेटा हमारा सबसे फ्री कंट्रीज के बराबर है। तो भारत आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आने वाले कुछ ही वर्षों में हम छाती तान कर बोल रहे हैं कि हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। जिन देश ने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया वो हमसे छोटी इकोनॉमी बन चुकी है। अब आपको बताता हूं हम पीछे कहां हैं। हम डाइवोर्स रेट में पीछे हैं। भारत का डाइवोर्स रेट 1% है, चाइना का 44% है, अमेरिका का 45% है। अभी यूक्रेन और उसका लड़ाई चल रहा है, रशिया का, यूक्रेन का 70% है, रशिया का 73% है, पोर्टुगल का 85% है। क्या हम वो बनना चाहते हैं क्या? अमेरिका में एक पुस्तक आई थी फादरलेस अमेरिका, डेविड ब्रैंकनहॉर्न की, पढ़ लेनी चाहिए सबको। तो भारत क्या है उसको भारत रहने दो। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, अंत नहीं है उन कमियों का। हम अपने प्रकार से उसको देखेंगे। हमारा अपना एक देश है, लेकिन पश्चिम से आया हुआ कोई नैरेटिव, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट रिजेक्टेड until you do not have an enough reason to accept it. Anything that comes of India, accept it until you do not have an enough reason to reject it.
लोग इस पे तर्क या फिर कुतर्क ऐसा भी देते हैं कि जब जब हम प्रगति की बात करने के लग जाते हैं, जब जब हम किसी अच्छी चीज की बात करने लग जाते हैं वेस्ट की, अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई, तो हम अपनी सभ्यता की बात करने लग जाते हैं, हम अपने कल्चर की बात करने लग जाते हैं। ठीक है, हम हर चीज को अपने सभ्यता और कल्चर से जोड़कर हम ये लोगों को मैनिपुलेट या फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि हम श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या कहना है आपका? जैसे मैंने आपको डाइवर्स का एक बात बताई, भारत में जो परिवार की संकल्पनाएं हैं वो पश्चिम में नहीं है। पश्चिम सीखने आता है कि भारत में परिवार कैसे चलता है, फैमिली होती क्या है, फैमिली का एसेंस क्या है। तो जिस मानसिकता से वो चीजें बना रहे हैं, वो मानसिकता को अगर आप नहीं समझोगे तो इस पूरे फिनोमेना को नहीं समझ पाओगे। जब 50 लोग एक टीवी पे मूवी देखते थे तो एक ही टीवी बिकेगा। 50 टीवी बांटने के लिए आपको 50 लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो मेरा धंधा तो तब चलेगा जब लोग 50 टीवी खरीदेंगे, 50 फ्रिज खरीदेंगे, 50 मोटरसाइकिल्स होंगी। तो वो अपने उस एजेंडा के साथ चल रहे हैं। तो फैमिली साथ रहनी नहीं चाहिए। जॉइंट फैमिली 6 लोग क्यों साथ रह रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आज कोई हमारे माता पिता गांव में भी हैं या हमको एक ही शहर में अलग रहना, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमको क्लियर तो होना चाहिए कि किस स्तर तक हमको इन चीजों को अपनाना है, किस स्तर तक हमको अपनी लाइफ को तोड़ना है। क्योंकि वो जितना वो चीजें अलग होंगी उतना ही वेस्ट का मॉड्यूल ग्रो करता है। बिल्कुल, इसको हमको क्लैरिटी से देखना पड़ेगा। निखिल जी, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, स्वामी जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं पढ़ पाया, बहुत कम जिए वो, 39 ईयर्स, दो वो हमारे दिल में आज भी हैं, बहुत सारे भारतीयों के दिल में हैं, और हम उनसे आज भी बहुत कुछ सीखते हैं उनकी आइडियोलॉजी से। 39 ईयर्स, 25 ईयर्स में मंक बने, ठीक है, छोटी जर्नी 14 ईयर्स की, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्या था, क्या किया? क्योंकि आज तक, आज के टाइम पे अगर आप देखो, वो 60 साल लग जाते, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिलता। 14 ईयर्स मंक बनने के बाद कि उन्होंने स्पेंड किया इस वर्ल्ड में, उसके बाद इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गए। ऐसा क्या किया या ऐसा क्या हुआ जो कि शायद आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं? बड़ा आपने विशेष कहा कि अगर लाइफ का पर्पस मिल जाए तो बहुत ज्यादा वर्ष चाहिए नहीं होते इम्पैक्टफुल काम करने के लिए, बस वो ढूंढने के लिए जद्दोजहद चलती है। आपने सही कहा, 25 वर्ष में वो परिव्राजक सन्यासी बने थे। जीवन का उद्देश्य उनको 30 वर्ष में मिला कन्याकुमारी में, और उसको आप छोटा कर लीजिए, फिर तो 9 वर्ष रह गए। 25 में आपने सही कहा, कलकत्ता से वो निकले। स्वामी विवेकानंद बचपन से बड़े क्यूरियस थे। क्या बहुत सारी उस समय डिबेट्स और डिस्कशन चल रहे थे पूरे देश भर में। एक तरफ आप देख रहे हैं कि उन्हीं के प्रांत में ब्रह्मो समाज, आत्मीय समाज, पार्था समाज, नामधारी, निरंकारी आप देख रहे हैं इधर डेवलप हो रहा है। नीचे आप देख रहे हैं राधा स्वामी सत्संग डेवलप हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आर्य समाज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पूरे संपूर्ण देश में सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे। क्या मूर्ति पूजा होनी चाहिए? क्या भगवान एक में है या 2 में है? या भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये डिबेट्स और डिस्कशन चल रही थी। अब नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद, उस समय तो विवेकानंद बने नहीं थे, विवेकानंद बनेंगे बाद में। नरेंद्र नाथ दत्त, अब वो एक युवा जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहा है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ता है, जो वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक का ज्ञाता है, जो वेस्टर्न साइंस और इंडियन साइंस का ज्ञाता है, जो वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी का ज्ञाता है। अब इस प्रश्न के जानने की जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए वो लोगों से मिल रहे हैं। कभी ये ईश्वर होता है क्या? देखा है क्या? ये सीधी सीधी बात करो यार, घुमा फिरा के मत करो यार। तो रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट नोबेल प्राइज विनर, उनके फादर साहब के पास पहुंच गए, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब के पास। वो भी ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। तो बोले सर आपने देखा है? बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुम देख लोगे। बोले हट, पागल बनाता है क्या? क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद कैसा सही बात, वो मानते नहीं थे ना कोई बात, तो जानने के लिए जीवन दे सकते थे, इतने जिज्ञासु। तो फिर जाते 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 वो घूमते फिरते वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे, उनके गुरु। और जब गुरु से मिले तो गुरु ने कहा, क्या तब तो गुरु नहीं थे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने पूछा, और श्री रामकृष्ण परमहंस कौन? जो हमारे लिए आप कहोगे कि एक साधारण 5वीं फेल व्यक्ति, ना तो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, ना बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, ना कोई आर्टिकल लिखते हैं। एक साधारण व्यक्ति, अनुभूति, सामने दिख रहा है वो जीवन। बोलना क्या है? सामने दिख रहा है भैया, बोल के प्रूव क्यों कर रहे हो? जीवन में दिख रहा है, जी के दिखाया।
इसलिए रोमा रोलैंड, द फ्रेंच नोबेल लॉरिएट 1914 के रोमा रोलैंड लिखते हैं कि अब भारत के 3000 लोगों की 5000 वर्ष की जो स्पिरिचुअल साधना है वो अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में देखनी है तो श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में देखनी। जब उनके पास गए तो स्पष्टता से पूछा, बोले ईश्वर को देखा है? बोला देखा है। तो नरेंद्रनाथ दत्त को बोला भैया अब तो मामला अब बना कुछ। तो पूछा और आगे ये बोला क्या सिर्फ देखा नहीं है, ऐसा देखा है कि तुमको जैसे देख रहा हूं? बोले अब और मामला गहरा गया। तो बोले सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ देखा है जैसे तुमको देखा है, ऐसे देखा है तुमको भी दिखा सकता हूं। तो अब तो मामला पूरा ही और बदल गया। अब आने वाले 6 वर्षों में उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से नरेंद्रनाथ दत्त द फ्यूचर स्वामी विवेकानंद को क्लियर कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव है शिव। ये सामने जो मनुष्य है यही ईश्वर है। अगर इसमें शिव नहीं है तो किसी में शिव नहीं है और तुमको इसी का ही काम करना है। सर्व मैन इज टू सर्व गॉड। और इस काम के लिए स्वामी विवेकानंद का जो आपने कहा कि 25 वर्ष की उम्र में एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेके, क्योंकि भारत को जानना है तो भारत को देखना पड़ेगा, बातों से थोड़ी होगा। भारत बोलने से कोई किसी एक कलकत्ता में, स्वामी विवेकानंद कलकत्ता से पूरे भारत को कैसे देखते हैं? इसलिए पैदल पैदल पूरे भारत भ्रमण के निकले। फिर चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, जहां उनको सर पे बांधने को पगड़ी भी मिली। हाँ। और विवेकानंद नाम भी। जब वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से मिले तो उन्होंने उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और फिर वो गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, कर्नाटक होते हुए, केरला होते हुए कन्याकुमारी पहुंचते हैं। और फिर 5 वर्ष का भारत का 30 के हो गए 5 वर्ष का भारत का प्रवास करते हुए जब वो दक्षिण भारत के आखिरी तट कन्याकुमारी पहुंचते हैं। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 1887 में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के लिए निकलते हैं। 1892 में स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी पहुंचते हैं। और फिर भारत की स्थिति देख के, क्या 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स कभी भारत में रहा नहीं और 30 करोड़ भारतीयों पे इन्होंने राज करा। तो ये इतना परम वैभवशाली भारत, इतना सुदृढ़ भारत, ये समाप्त कैसे हो गया, कमजोर कैसे हो गया? इसलिए इनके राष्ट्र के युवाओं के अंदर आत्मसम्मान, आत्मगौरव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड समाप्त कैसे हो गई? ये कैसे वापस मैं खड़ा करूं? इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने वहां पर चिंतन किया कन्याकुमारी में। और फिर उनको 9 साल में जब उनको पता लग गया कि ये भारत को मेरे को खड़ा करना मेरा एक ही काम हो गया, तब उन्होंने कहा, ये जो उपनिषद का जो मंत्र है, कठोपनिषद का, कि कसुरस्य धारा निशिता दुरात्य दुर्गम पथ सत्य तक्यो वदंती। पथ दुर्गम है, कांटों से भरा है, फिर भी उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानम बोधित। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको। और वो लक्ष्य वही था कि भारत को मुझे पुनः जो भारत पहले था उसके स्तर पर मेरे को खड़ा हूं। इसीलिए वो वेस्ट में गए, शिकागो गए। अब जब स्वामी जी की बात निकली है और उनकी बात का मुझे लगता है कि अगर हम शिकागो वाली स्पीच की बात ना करें तो मेरे को लगता है कि हम दर्शकों तक वो पहुंचा नहीं पाएंगे कि कैसा लोगों ने वहां पे उनका स्वागत किया। या फिर 2.5 मिनट तक, जैसा भी हमने सुना या पढ़ा भी है कि 2.5 मिनट तक लोगों ने क्लैपिंग की। जब उनका स्पीच खत्म हुआ 7000 लोगों ने। लेकिन मेरे को ये भी जानना है कि वो उस स्पीच से कुछ लगभग 90 दिन पहले वो यूएस पहुंच गए थे और उस दौरान उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि आपसे बेहतर कौन हो सकता है इन सब चीजों को बताने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद उद्देश्य मिला 1892 दिसंबर, और अगले वर्ष वो शिकागो के लिए गए 31 में 1893। मुंबई से वो चले और वो जापान और चाइना और कनाडा होते हुए पहुंचे थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, ऐसा हम सबने सुना है। हम तो नहीं मानेंगे डिस्कवर किया था, क्योंकि लोग तो पहले से रहते थे वहां पे। रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन तो वहां से पहले से रहते थे, उनको तो मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हम तो मानेंगे नहीं। तो उसके 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए ये वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस मनाया जा रहा था 1492 1892। अब इसके लिए संपूर्ण विश्व के लोगों को बुलाया जा रहा था। क्या भाई, क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का, इसको प्रसिद्ध करने के लिए। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताऊं, मेरे शब्दों में नहीं, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताऊं तो काफिरों का मेला लगाया गया था और क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा पंथ एस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी।
स्वामी विवेकानंद वहां पहुंच जाते हैं। स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचते हैं तो उनको दो चैलेंज आते हैं सामने। पहला, क्या वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स 2-2.5 महीने बाद है, वो शिकागो में पहुंचे। शिकागो बहुत महंगा शहर है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी ना किसी संस्था का वो होना पड़ेगा, मेंबर, अथोराइज्ड मेंबर होना पड़ेगा। दूसरा, इतना तो स्वामी विवेकानंद सह लेते, उनको वहां पर रंग भेद का भी सामना पड़ा। भूख और ठंड से वो जूझ ही रहे थे, बिल्कुल विपरीत कंडीशन हो गई। जो आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने इतनी छोटी उम्र में अपना शरीर छोड़ा, स्वामी विवेकानंद को अगर समझना है तो अपने घर के पास के एक पेड़ के नीचे 2 रात नीचे सो लो तो तुमको स्वामी विवेकानंद का पता लग जाएगा कि इतने जल्दी उन्होंने अपना जीवन क्यों छोड़ा। आज के अगर कहे कि इतनी जल्दी स्वामी विवेकानंद क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जीवन समर्पित कर दिया, पूरे भारत को पग पग नापना, अधिकतर घोड़ा गाड़ी, कहीं ट्रेन चलती, रूट इसलिए तो ट्रेन चलेगी कहां, कुछ रूट्स पे सिर्फ ट्रेन, अधिकतर पैर पैल। अगर एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, दिल्ली से नोएडा आगे जाके रात यहां गुजार देना एक पेड़ के नीचे, और अगले दिन यहां से मेरठ चले जाना, उससे 4-5 दिन बाद हाथरस पहुंच जाना, तुमको पता लग जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन क्या था। तो स्वामी विवेकानंद वहां जाते हैं तो उनको रंग भेद का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है यू ब्लैक, तो कोई कहता है यू निगर। ये अपना भारतीयों का स्किन तो उनको ब्लैक लगेगा, और शुरू कर दिया यू ब्लैक यू निगर। लेकिन स्वामी विवेकानंद को पता था मैं करने क्या आया हूं। इतने अंधकार के दौर में भी भारत तो कुछ है ही नहीं, और उनको भारत की बात ही बतानी है। ये सारी प्रॉब्लम्स को सहते हुए वो पहले तो सबसे पहले वो शिकागो से बाहर निकलते हैं, बोस्टन पहुंचते हैं। बोस्टन एक सस्ता शहर है। वहां पर उनकी मुलाकात होती है जॉन हेनरी राइट से। वो ग्रीक के बड़े प्रोफेसर होते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। तो वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद आप वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। तो स्वामी विवेकानंद उनको बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई वो है ही नहीं पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो मैकॉले का, जिसका हमने पहले जिक्र किया, मैकॉले के 1835 के मिनट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड को गूगल पर चेक कर लेगा। मैकॉले कहता है कि तुम हिंदुओं के, भारतीयों के जितने भी टेक्स्ट हैं वो हमारी एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ के बराबर है। ये मैकॉले के शब्द हैं। यहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रीक का प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट कह रहा है, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के चेयरमैन जॉन हेनरी बैरोस को लिख रहा है अपने हाथ से पत्र कि तुम्हारे जितने प्रोफेसर है ना उनको एक कर लेना और ये स्वामी विवेकानंद को एक कर लेना, इनकी बुद्धि बराबर है। स्वामी विवेकानंद ने वो सारा नैरेटिव डिसमेंटल कर दिया और फिर वो जाते हैं उस शिकागो के उस मंच पर जहां पर विश्व के, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राउड नहीं था कि कोई पॉलिटिकल क्राउड आ रखा था, दुनिया के प्रतिष्ठित लोगों में। और स्वामी विवेकानंद वहां पर कहते हैं, एक पत्र लिखते हैं अपने गुरु भाई, अपने डिसाइपल आला सिंगा पेरुमल को। 2 नवंबर 1893 का लिखा हुआ पत्र है ये, मतलब सितंबर के बाद 2 महीने बाद लिखा हुआ पत्र में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, जहां से जानकारी मिलती है। क्या मैं जब वहां गया तो मैं घबरा रहा था, बार बार सब लोग अपना जो स्पीच थे वो लिख के आए थे और बार बार नाम लिया जा रहा था, क्या विवेकानंद विवेकानंद। और वहां पर अलग अलग हर पंथ के, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कन्फ्यूजनिज्म हो जो चाइना में बहुत प्रचलित है, चाहे वो ताओ हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे कैथोलिक हो, हर एक पंथ के लोग वहां पर उपस्थित थे। और जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरा बार बार नाम लिया जा रहा था, फिर मैं जाता हूँ माता सरस्वती का नाम लेकर, और जैसे मैं बोलता हूँ मेरे 5 शब्द, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो सामने बैठे हुए 5,000 लोग लगभग 2.5 मिनट के लिए ताली मारते हैं। ये सब हम सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद से पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंदा, व्हाट वाज दैट 5 इंग्लिश वर्ड, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. और यही उनका युवाओं को संदेश है। कल तक कह रहा था यू ब्लैक यू निगर, स्टेज मिलते में ही तो फाड़ देते उनके ऊपर ही माइक उठा के गाली गलोच करने लग जाते, क्योंकि स्टेज मिल गया ना, अब तो निकालते अपनी भड़ास 2 महीने की। लेकिन फिर भी बोला, स्नेह से बोला, हृदय से बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि होठों से बोलोगे तो बात होठों तक जाएगी, गले से बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो गले से जाएगी, हृदय से बोलोगे तो हृदय तक जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने हृदय से बोला था, इसलिए बात हृदय तक पहुंची। और फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स आ जाते हैं, अ हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड परफेक्ट इंग्लिश। जिस स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिल रहे थे इंग्लिश में, अब वेस्ट उनको कह रहे हैं
परफेक्ट इंग्लिश। परफेक्ट इंग्लिश। स्वामी विवेकानंद को ज्यादा ये चढ़ा नहीं तमाशा, वो पता था मेरा देश किस स्थिति में है। व्यक्तिगत लोग उनको छूना चाहते थे, उनका नाम लेना चाहते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, अमेरिका के हर एक प्रांत से, हर एक घर से लोग उनको बुलाने लगे। $2700 लोग खर्च करके उनका लेक्चर सुनने के लिए तैयार थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला, उस समय का दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉन रॉकफेलर उनसे मिलना चाहता था। वो स्वामी विवेकानंद, और फिर सिर्फ और सिर्फ यहां पर नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक भारतीयता का झंडा उगा दिया है।